Hello everyone, this is the sixth video lecture of our unit thermodynamics. Okay, thermodynamics lecture 7. It's the seventh. Okay, seventh lecture of the thermodynamics. Okay, so last lecture we have discussed complete about the first law of thermodynamics, heat engines. Okay, Carnot cycles, all that things. Okay, now we are starting new topic, that is the second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. तो व्हाट इज दिस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड व्हाई वी नीड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. तो देखो लास्ट लेक्चर तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कंप्लीट कर लिया. ओके ना, मतलब जितने भी कार्नोट साइकिल और आइडियल हीट इंजिन्स वगैरह वो सब कंप्लीट टॉपिक हमने देख लिए क्या क्या था. अभी देखना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. तो अभी सेकेंड लॉ आ गया है तो हमारा इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी. अगर फर्स्ट लॉ था तो सेकेंड लॉ क्यों आया. फर्स्ट लॉ में कुछ ना कुछ कमी होगी तभी तो सेकेंड लॉ बनाया गया. ओके ना, ऐसा ही. तो ओके, तो फर्स्ट लॉ में क्या चीज़ थी. देखो फर्स्ट लॉ जो हमारा आया था, फर्स्ट लॉ इट इज़ कंप्लीट अबाउट दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. टेलिंग सम कंप्लीट अबाउट दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स इट कन्वेज द कंसेप्ट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मतलब कंजर्व एनर्जी मतलब एनर्जी लॉस नहीं होती. फर्स्ट लॉ ने बताया कि एनर्जी का कन्वर्जन होता है किसी और चीज़ में. ये फर्स्ट लॉ में बताया गया था. ओके, नाउ द बाय यूजिंग ऑब्जर्विंग ये पता चला है कि दैट द स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर यूनिडिरेक्शनल. यूनिडिरेक्शनल मतलब वो किसी एक कोई एक डायरेक्शन में जाएंगे, कोई एक सिंगल डायरेक्शन में जाएंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. ओके, वो कन्वर्ट होते जाएंगे. तो फर्स्ट लॉ ने हमें बताया था कि इट्स अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन एनर्जी का बारे में फर्स्ट लॉ ने बताया. बट इट फेल्स टू आंसर अबाउट दी कौन सी चीज़ को ये फेल हो गया. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस. मीन्स कौन से डायरेक्शन में प्रोसेस वर्क हो रही है वो उसमें फेल हो गया. इसने बताया नहीं फर्स्ट लॉ ने कि कौन से डायरेक्शन में. उसने खाली बताया था फर्स्ट लॉ में इट्स रिवर्सिबल प्रोसेस. मीन्स फर्स्ट लॉ का मीनिंग था कि वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है. मीन्स वो पहले ये डायरेक्शन में जाएगा फिर वही प्रोसेस वापस रिटर्न भी आ सकता है. मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, रिवर्स में आ सकता है. दैट्स द थिंग ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. बट एक्चुअल में हमें ऑब्जर्वेशन से क्या मतलब ये चीज़ देखो ऑब्जर्वेशन से मिली है. दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर यूनिडिरेक्शनल. मतलब स्पॉन्टेनियस मीन्स कौन सी होते हैं. स्पॉन्टेनियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में स्पॉन्टेनियस मतलब ऑटोमेटिक, जो चीज़ ऑटोमेटिक हो रही है. ओके ना, तो मतलब हमारे नेचर में हम लोग देख सकते हैं जैसे जो हमारे पेड़ के पत्ते हैं वो ऑटोमेटिकली गिरना चालू हो जाते हैं एक सीज़न आने के बाद, पर्टिकुलर सीज़न के बाद. ओके ना, पर्टिकुलर सीजन में पर्टिकुलर चीज़ें अपने आप हो जाती है. उसको कोई किसी भी तरह का फोर्स नहीं देते हम लोग, कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, वो अपने आप होने लगता है. तो उस चीज़ को बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ओके, तो स्पॉन्टेनियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर यूनिडायरेक्शनल. ओके ना, आर यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल मतलब किसी एक डायरेक्शन में जाएंगे. ये एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन से पता चला. लेकिन फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है कि वो रिवर्सिबल है. ये सब प्रोसेसेस रिवर्सिबल है. और रिवर्सिबल होने से दोनों डायरेक्शन में, मतलब वो पर्टिकुलर हमें डायरेक्शन बता ही नहीं रहा है. डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस इट फेल्स टू आंसर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस. तो ये फर्स्ट लॉ में हो गया. तो सेकेंड लॉ इसलिए ज़रूरत पड़ गई हमें कि सेकेंड लॉ हमें बताता है कि डायरेक्शन क्या होगा प्रोसेस का. ओके, ये बताता है. ओके, एक्चुअल प्रोसेस हो भी रही है कि नहीं वो भी चीज़ हमें सेकेंड लॉ से पता चल रही है. ओके, तो फर्स्ट लॉ में ये चीज़ हो गई. और फर्स्ट लॉ इज डजंट सेइंग अबाउट दी व्हाई हीट इज flowing from hot temperature to low temperature. ओके, तो फर्स्ट लॉ ये भी नहीं बता पा रहा है वाई हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हॉट टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. मतलब ये यहाँ पे हॉट टेम्परेचर की बॉडी है, ये लो टेम्परेचर की बॉडी. ओके, मतलब हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर होगा. ठीक है ना, तो ये ज़्यादा टेम्परेचर है, ये कम टेम्परेचर है. मतलब ये T1 कंसिडर करो, ये T2 कंसिडर करो. तो हीट हमेशा ऐसे की फ्लो रही है यहाँ से यहाँ. तो इसका रीज़न भी हमें फर्स्ट लॉ से पता नहीं चला. ओके ना, क्योंकि फर्स्ट लॉ ने बताया कि इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस. कार्नोट इंजन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. सो हीट पहले उसमें
हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जाएगी, लेकिन बाद में फिर लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर भी वो फ्लो होगा, उसमें वो भी बताया था। ओके ना, कार्नोट इंजन में ऐसा बताया गया था कि वो रिवर्सिबल साइकिल भी परफॉर्म करेगी। ओके, तो वो चीज़ एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, ये फिर हमें सेकेंड लॉ ने बताया। ओके, तो ये कैसे वो सब अभी आगे हम लोग नीचे आगे स्टडी करेंगे। ओके ना, और देखो अभी ये फर्स्ट लॉ का हो गया, तो सेकेंड लॉ ने एक्चुअल में क्या क्या है देखो। तो सेकेंड लॉ एस्टेब्लिशेस अ न्यू कंसेप्ट, दैट इज न्यू स्टेट फंक्शन, दैट इज द फंक्शन नेम्ड एज एंट्रोपी। एंट्रोपी नाम का एक नया फंक्शन सेकेंड लॉ ने बताया। ओके ना, गिवन बाय सेकेंड लॉ। तो एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रोपी, हमें इसके डिटेल में हमें और पढ़ना है इसका। ओके, आगे आगे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एंट्रोपी एक्चुअल में है क्या और क्या काम कर रहा है वो। ओके, ठीक है, तो पहले अभी खाली अभी समझ लो कि इट्स जस्ट अ स्टेट फंक्शन। ओके, इट इज नेम्ड एज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मीन्स इट इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट, मतलब इसका हमें पाथ नहीं देखना है कि ये प्रोसेस कहाँ से यहाँ से आ रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, इसका पाथ हमें, इसके खाली दो हमारे स्टेट्स देखने पड़ेंगे, इसका इनिशियल स्टेट, इसका फाइनल स्टेट। इसके ऊपर से इसका आंसर आ जाएगा कभी भी, इसका अगर हमें देखना है कोई भी आंसर तो इसका खाली स्टेट देखना है, ये पहले कौन से स्टेट में और बाद में कौन से स्टेट में गया वो खाली देखना है हमें बस। ओके, तो ये एंट्रोपी का एक्चुअल में ठीक है। देन नेक्स्ट हमें देखो क्या है, एंट्रोपी का तो पता चल गया, ये नई चीज़ अभी इसमें इंक्लूड कर दी है। बाद में देखो सेकेंड लॉ में और चीज़ क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन इसका पता आ जाएगा। ओके ना, तो एक्चुअल में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, टू क्लियर द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोसेसेस। ओके ना, टू क्लियर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वांटिटेटिव मतलब उसका कितना क्वांटिटी है, और क्वालिटी मतलब किस तरह का अमाउंट, कितने अमाउंट में वो हो रहा है। ओके, तो ये सब एस्पेक्ट्स को क्लियर करने के लिए हमें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल चाहिए था। ओके, टू क्लियर द फंडामेंटल प्रिंसिपल इज नीडेड। फंडामेंटल प्रिंसिपल विच डिटरमाइंस direction of the process is known as second law of thermodynamics. Second law of thermo. Okay, second law of thermodynamics. Okay, मैं अभी थर्मो लिख देता हूँ, second law of thermodynamics. ओके, तो एक्चुअल में फर्स्ट ये बताने के लिए हम लोग क्या कि जो क्वालिटेटिव और उसका क्वांटिटेटिव है, मतलब कितना अमाउंट में हो रहा है और कितना पार्ट हो रहा है उसका, मतलब कैसे क्वालिटी में, ओके, कितना उसमें इंक्लूडेड है। तो ये बताने के लिए हमें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल चाहिए, क्योंकि वो क्या डिटरमाइन करेगा, प्रोसेस का डायरेक्शन पर भी करेगा कि एक्चुअल में किस डायरेक्शन में प्रोसेस प्रोसीड हो रहा है। वो चीज़ हमें किससे पता चल गई, तो वहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ने वो चीज़ बता के, और कुछ है सेकेंड लॉ में, वो सब है हम लोग आगे आगे वन बाय देखेंगे पहले। लेकिन इसमें क्या क्या है देखो, पहले देखो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा कि एक्चुअली इसकी नीड क्या है, वाई वी नीडेड द सेकेंड लॉ, पहले हमने देखा। देखो फर्स्ट लॉ खाली हमें बता रहा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बता रहा था, मतलब जितना हम लोग हीट लॉस भी करेंगे तो भी हीट हमें वापस मिलता है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, तो उसमें किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा हीट का, ऐसे हमें इसने बताया था, फर्स्ट लॉ ने बताया था। ओके, एंड वो फर्स्ट लॉ ने हमें डायरेक्शन नहीं बताया कौन से डायरेक्शन में एक्चुअल में हो रहा है, लेकिन हमें जब ऑब्जर्वेशंस मिले तो ऑब्जर्वेशन में क्या पता चला कि इट्स यूनिडायरेक्शनल है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, उसमें पता चला। तो इसलिए यहाँ पे ये फेल हो गया फर्स्ट लॉ। देन और एक चीज़ थी वो, वाई हीट फ्लोइंग फ्रॉम हॉट टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट क्यों फ्लो हो रहा है, क्यों वो ना लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर नहीं फ्लो हो रहा है, वो चीज़ भी हमें सेकेंड लॉ से पता चली। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ने तो हमें बता दिया कि दोनों भी पॉसिबल है, हाई टू लो भी जा सकता है और लो टू हाई भी जा सकता है, क्योंकि पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है। बट एक्चुअल में सेकेंड लॉ ने ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट बता दिया। ओके ना, कि हाँ बाद में नेक्स्ट चीज़ है कि एक एंट्रोपी करके कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, दिस कंसेप्ट एक्चुअली डिटरमाइंस द वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, दिस प्रोसेस इज possible not, that means it asserts the impossibility of the process. ओके, एंट्रोपी ये ऐसा फंक्शन है, ये एक्चुअल में बताता है कि जो हमारी प्रोसेस है वो प्रोसीड होने वाली है कि नहीं होने वाली, मीन्स ये प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल। ओके, तो ये एंट्रोपी से हमें पता चल सकता है। बाद में क्या है, टू क्लियर द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस
द फंडामेंटल प्रिंसिपल, एक तरह का प्रिंसिपल हमें जो विच डिटरमाइंस डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके ना। तो एक ऐसा प्रिंसिपल हमें जरूरी था कि जो इसका डायरेक्शन पहचान सकेगा, ओके ना। तो उसी को हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, ओके। सो वन मोर थिंग, सेकेंड लॉ इज टेलिंग दैट इज देर इज नो एनी heat engine existed which converts completely heat into work without any loss of heat। मीन्स क्या था, सेकेंड लॉ ने बोला कि ऐसा कोई भी हीट इंजन एग्जिस्ट नहीं करता है दैट उसमें कि हीट पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट हो जाए और किसी भी तरह का ना एनर्जी लॉस ना हो, किसी भी तरह की हीट लॉस ना हो। ऐसा किसी भी टाइप का जो हीट इंजन है वो एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअल में किसने, सेकेंड लॉ ने बताया हमको, ठीक है ना। मतलब कार्नोट ने क्या बताया था, एक उसका रिवर्सिबल इंजन है जो रिवर्स में परफॉर्म करता है और उसमें हीट हमें कंप्लीटली वर्क के फॉर्म में उसमें हो सकता है, ऐसे कार्नोट ने बताया था। बट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने क्या हो गया, इसने बताया कि ऐसे किसी भी तरह का प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है, ओके। देन उसने बताया कि देर इज नो रिवर्सिबल, ओके, नो रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्टेड, रिवर्सिबल प्रोसेस आर एग्जिस्टेड। मीन्स ये भी चीज़ बताया कि रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो सकता। रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअल में क्या है, देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स एनी प्रोसेस विच आर कमिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ओके। वो प्रोसेस होता है तो ड्यूरिंग प्रोसेस देर इज नो एनी हीट लॉस, ओके, और वो वापस रिटर्न आ जाता है, ओके। उसी को बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स वो उसके रिवर्स हमारे उसके इनिशियल स्टेट में वो वापस कंप्लीटली रिटर्न आ जाएगा। मतलब ये ऐसा अगर प्रोसेस कंसिडर करते हैं, ये कंप्लीटली देखो यहाँ से A to B गया, ओके, और B to A वापस आ गया रिटर्न, ओके, और इसमें किसी भी तरह का अगर लॉस नहीं हुआ है, कंप्लीट वो उसके इनिशियल पोजीशन वापस आ गया, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। मतलब यहाँ से A to B गया, फिर बाद में B to A वापस रिटर्न आ गया, ओके, तो इनिशियल पोजीशन में वापस आ गया, किसी भी तरह का एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, तो उसको रिवर्सिबल। बट सेकेंड लॉ ने बताया किसी भी तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ओके, ये भी सेकेंड लॉ ने बताया था। और अभी देखो सेकेंड लॉ ने और एक चीज़ हमें बताई थी कि एक नया फंक्शन हमें दिया है, एंट्रोपी, which is why it is actually used to determine whether the process is completed, means process is possible or not, okay। मतलब impossibility of process ये डिटरमाइन करने का काम किसका था, एंट्रोपी, ओके। मीन्स इट इज टेलिंग दैट if the entropy of the system with the entropy of the isolated system is increases, okay na, if the entropy of isolated system, okay, isolated system of process, okay, is increases, isolated system is increases or unchanged means not changing, okay na, changed during the process, then it is saying that the process is possible, मीन्स क्या है, देखो पहले में क्या बताया इसने, हमारी आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एनर्जी। हमने देखा था, देखो लास्ट टाइम आइसोलेटेड क्या रहता है, आइसोलेटेड मतलब ऐसा पॉइंट है यहाँ पे हमारा मटेरियल है अंदर, वर्किंग सब्सटेंस जो है वो अंदर है, ठीक है ना। तो वर्किंग सब्सटेंस अगर अंदर है तो इसमें हम कितना भी हीट प्रोवाइड कर दें वो अंदर नहीं जाएगा और ये इधर से किसी भी तरह का हीट बाहर नहीं जाएगा, नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एनर्जी, ओके। ये एक्चुअल में आइसोलेटेड सिस्टम का काम है, ओके। तो अगर हम ऐसा कह देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में इफ द एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज increases or unchanged during the process, then it is saying that the process is possible। मतलब जो हमारी एंट्रोपी है वो एक तो इंक्रीज हो रहा है या फिर वो चेंज नहीं हो रहा है, कंप्लीट कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉसिबल है, मीन्स ये प्रोसेस पॉसिबल है, अदरवाइज प्रोसेस पॉसिबल नहीं बोल सकते, ओके।
तो ये एक्चुअल में एंट्रोपी का काम है. ओके, तो एंट्रोपी एक्चुअली व्हाट डिटरमाइंस वेदर द प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट. दैट मीन्स इज असर्ट द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस. मतलब एंट्रोपी एक्चुअल में कर क्या रहा है, हमारा प्रोसेस बता रहा है कि प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है. ओके, मतलब अगर इसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है या फिर अनचेंज है, मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये 0 से ज़्यादा होना चाहिए. ओके, कम नहीं होना चाहिए. ओके ना, अनचेंज रखे हुए रहेगा जब भी 0 से कम नहीं होगा. ओके, मीन्स नॉन जीरो होना चाहिए वैल्यू. ओके, ये एंट्रोपी का हम आगे देखेंगे उसको डिटेल में कि एक्चुअल में कितना वैल्यू होना चाहिए क्या सब. ओके, देन वन मोर थिंग इज दैट इफ द, अब यहाँ पे इंक्रीज हो गया, अनचेंज था. ओके ना, अनचेंज मतलब 0 होगा स्टार्टिंग में, इनिशियल 0 ही रहेगा. तो वो अगर 0 ही रहेगा तो भी ठीक है, और या फिर वो 0 से ज़्यादा भी होगा तो भी ठीक है. तो फिर हम प्रोसेस पॉसिबल बोल सकते हैं. ओके, देन वन मोर केस दैट इज इफ द एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम is decreases. ओके ना, decreases, then the process is not possible. डिक्रीजेस मतलब क्या होगा कि ये लेस देन 0 होगा ये प्रोसेस. ओके, लेस देन 0 एंट्रोपी होगा इसका, तो वो टाइम पे ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है. ओके, यही सब इसने बताया गया कि एंट्रोपी नहीं. ओके, मतलब एंट्रोपी एक्चुअल में पॉजिटिव होना चाहिए, तो 0 हो या फिर पॉजिटिव हो तो हम बोल सकते हैं कि वो पॉसिबल है. ओके, तो वही चीज़ है कि हमें सेकेंड लॉ ने यही बताया कि ऑल जो नेचुरल प्रोसेसेस है सब ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं. मतलब यहाँ पे एंट्रोपी जितने भी नेचुरल प्रोसेस है उनके एंट्रोपी एक्चुअल में पॉजिटिव रहेगी, बढ़ते जाएगी, कभी कम नहीं, इतना निगेटिव में नहीं हो सकती एंट्रोपी किसी भी चीज़ की. ओके, वो एक्चुअल में बताया. तो एक्चुअल में एंट्रोपी है क्या, तो ओके, तो एंट्रोपी देखो यहाँ पे मैं इस शॉर्ट में बताता हूँ, आगे हम लोग डिटेल में से पढ़ने वाले. ओके, तो एक्चुअली the determination of the randomness. Okay, determination of randomness or disorderness of the substance. Okay, तो हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर कितना डिसऑर्डरनेस है, मतलब अगर हम लोग कंसिडर करें यहाँ पे एक हम कंसिडर करते हैं आइस है और यहाँ पे पूरा सा ऐसा उसका वाटर बन चुका है. ओके ना, यहाँ पे वाटर कंसिडर करें तो इसमें से एंट्रोपी ज़्यादा किसका रहेगा, आइस का एंट्रोपी कम रहेगा, इसका एंट्रोपी ज़्यादा रहेगा. ओके, वाटर का एंट्रोपी ज़्यादा रहेगा. ओके ना, मतलब कितना डिसऑर्डरनेस है. तो इसके देखो पार्टिकल ऑर्डर शेप में यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड है. ओके, और ये वाटर के कहा यहाँ पे कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, ऐसा अलग अलग जगह पे. तो इसलिए हम लोग इसमें डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है, तो इसका एंट्रोपी भी ज़्यादा रहेगा. ओके, तो इस तरह से एंट्रोपी का है. ठीक है, डिटेल में हम लोग देखेंगे इसको एंट्रोपी एक्चुअल में क्या हो गया. यहाँ पे खाली इतना समझ लो कि एक्चुअल में डिटरमाइन क्या कर रहा है. ओके ना, डिटर्मिनेशन ऑफ द रैंडमनेस ऑफ दिस. ओके, तो एक्चुअल में फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या निकाल दिया, जस्ट कि वो यही बता रहा था रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते. जितने भी हमारे नेचुरल प्रोसेसेस है वो एक्चुअल में यूनिडायरेक्शनल है. ओके, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर ऑल नेचुरल थर्मोडाइनामिक प्रोसेसेस आर यूनिडायरेक्शनल. इस मीन्स अगर हमारे नेचर में जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं वो यूनिडायरेक्शनली. ओके ना, जैसे जैसे हमारी एज भी अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, हमारी एज बढ़ती जा रही है, तो ऐसे नहीं होता है कि हमारी एज बढ़ने के बाद वापस रिवर्स में नहीं आती, वापस कम नहीं हो रही है. ओके ना, हम अगर एज बढ़ते जा रही है, अगर चाइल्ड से हम लोग अडल्ट बन रहे हैं तो अडल्ट से वापस चाइल्ड तो नहीं बन रहे. ओके ना, तो इस तरह से वो चीज़ प्रोसेस होता है. तो नेचुरल प्रोसेस में भी ये हमें ऑब्जर्व करने को मिल गया. ओके ना, बट हमें फर्स्ट लॉ क्या बता रहा था कि रिवर्सिबल पॉसिबल है, नेचुरल प्रोसेस भी पॉसिबल है रिवर्सिबल, बट एक्चुअल में नहीं होता. तो वो इस चीज़ की वजह से हमें सेकेंड लॉ की भी ज़रूरत पड़ गई. ओके, और बाकी फिर हीट इंजन का भी उसने ये बताया सेकेंड लॉ ने कि कोई ऐसा हीट इंजन एग्जिस्ट नहीं करता है विच कैन कन्वर्ट कंप्लीट हीट इनटू वर्क विदाउट एनी लॉस ऑफ हीट. ओके, वो कन्वर्ट नहीं कर सकता. तो ऐसा कोई आइडियल हीट इंजन ही नहीं है जो कन्वर्ट सके. तो ये सेकंड लॉ ने बताया था. फिर और उसने ये भी बताया कि रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करती, जो इस तरह से मैंने अभी बताया वो. ओके ना, और फिर एंट्रोपी एक्चुअल में जो हमारा डायरेक्शन बता रहा है वो एंट्रोपी बता रहा है. ओके ना, डायरेक्शन मीन्स एक्चुअल में प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं वो खाली बता रहा है. ओके, तो फिर देखो प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि हमारा फर्स्ट लॉ ने क्या बताया कि यूनिडायरेक्शनल मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है. रिवर्सिबल होगा तो वो दोनों डायरेक्शन में घूमेगा.
बट एक्चुअल में इसमें क्या बता रहे हैं कि प्रोसेस पॉसिबल कि नहीं। अगर ये पॉसिबल है तो एक डायरेक्शन में जाएगी, अगर पॉसिबल ही नहीं है तो वो वापस रिवर्स वगैरह वैसे कुछ आएगा नहीं। ओके ना, तो ये प्रोसेस एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर ये पॉसिबल नहीं है तो। ओके, तो वही है। तो यहाँ पे हमें डिटर्मिनेशन ऑफ रैंडमनेस, हमें एंट्रोपी क्या रहता है वो यहाँ पे बताया गया है। आइस और वाटर, आइस के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो एक दूसरे से ऐसे कंपैक्ट हुए रहते हैं। ओके ना, टच करके ऐसा एकदम रैंडम ऑर्डर के साथ यहाँ पे ये रहेगा पूरी तरह से, मतलब एक रेगुलर शेप में रहेंगे। ओके, और वाटर का क्या है, एक मॉलिक्यूल इधर एक इधर इधर इधर, मतलब इतना अच्छा फोर्सेस नहीं है उनके अंदर। ओके, वाटर के इसमें तो फिर क्या हो गया, हमें रैंडमनेस देखना है। तो रैंडमनेस मतलब कि इसमें कौन से रैंडमली मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, तो यहाँ पे इजीली मूव कर रहे हैं सब। ओके ना, तो यहाँ पे इसलिए इसका एंट्रोपी ज़्यादा रहेगा ऐसा बोल सकते हैं। तो वाटर का एंट्रोपी आइस से ज़्यादा रहेगा। ओके, बाद में एंट्रोपी एक्चुअल में डिटरमाइन कर रहा है, इट इज़ इफ़ द एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज इंक्रीजेस। मतलब अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम में कैसे करते हैं, ऐसा ये सिस्टम आइसोलेटेड। ओके ना, किसी भी तरह का एक्सचेंज ऑफ हीट और एनर्जी हम लोग नहीं होगा इसके अंदर। ओके, तो इसको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, एडियाबैटिक सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, तो आइसोलेटेड सिस्टम का क्या है, अगर उसका एंट्रोपी अगर ज़्यादा है, अगर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे जीरो पे ही है, एक कांस्टेंट नंबर पे आ गया है। ओके, जीरो पे ही बचा है, तो क्या होगा, तो प्रोसेस पॉसिबल है। एंट्रोपी अगर उसका इंक्रीज होते जा रहा है तो वो प्रोसेस हम पॉसिबल बोल सकते हैं। ओके, और अगर हम कंसिडर करते हैं कि जो इसका एंट्रोपी है वो अगर डिक्रीज होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, तो वो केस में हम लोग बोलेंगे कि ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये एक्चुअल में चीज़ हमें सेकेंड लॉ ने बताई। मीन्स सेकेंड लॉ की जरूरत हमें क्यों पड़ी, तो ये सब चीज़ उसकी पड़ी कि फर्स्ट लॉ में ऐसी कुछ चीज़ें थी दो एक्चुअल में आगे जाने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। मतलब हमें ऑब्जर्वेशन तो कुछ और मिल रहे थे, हमें नेचुरल प्रोसेसेस में ऐसे ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो बताएगी उसमें हमें ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि वो इरिवर्सिबल है, वो रिवर्स में नहीं जाती है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, यूनिट डायरेक्शन। ओके ना, जैसे हमारी एज कंसिडर कर लो, एज हमारी बढ़ती ही जा रही है। ओके ना, ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीट ना, जब हमारी एजड हो जाएंगे उसके बाद हम वापस कम होते जाएगी एज, ऐसा भी नहीं हो रहा है। ओके ना, तो नेचुरल प्रोसेसेस भी हमें वही बता रही है। ओके, उसी तरह से अगर कोई सब्सटेंस है वो भी डीके होते जाएगा, वो धीरे धीरे जैसे आगे जाएगा वो डीके होते जाते हैं। ओके ना, वो वापस बढ़ते नहीं जा रहा है। ओके, तो इस तरह से मतलब बहुत सारी नेचुरल प्रोसेसेस है कि वो वही हो रहा है, तो वो इरिवर्सिबल है, तो वो इससे पता चल गया। ओके, तो इसलिए हमें सेकेंड लॉ फॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो वही अभी हम लोग इसको और डिटेल में आगे देखेंगे एंड वी विल सी दैट देयर आर सम स्टेटमेंट्स आर देयर सेकेंड लॉ। ओके, सेकेंड लॉ ऑल्सो कंसिस्ट सम स्टेटमेंट गिवन, देन मोस्ट popular statements are Kelvin Planck. First is a Kelvin Planck statement. Okay, Kelvin Planck's. ओके, तो ये साइंटिस्ट के नाम से दो केल्विन प्लैंक्स, तो इसका एक स्टेटमेंट है। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, उसमें का मतलब मेन स्टेटमेंट मानते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट थे, उसमें से केल्विन प्लैंक्स और एक स्टेटमेंट था क्लॉसियस का स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट, ये भी नेम ऑफ द साइंटिस्ट है। ओके ना, तो क्लॉसियस ने भी एक स्टेटमेंट दिया। सेकेंड लॉ का जो स्टेटमेंट्स है एक्चुअल में डेफिनेशन जैसे, मतलब जो स्टेटमेंट क्या दिया एक्चुअल में, उसके कंक्लूजन तो थे, तो वो एक था केल्विन प्लैंक्स का एक मेन है, और सेकंड है जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है बोलते हैं उसको सेकंड। तो ये दोनों के स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में ये स्टेटमेंट्स है क्या। ओके ना, नेक्स्ट लेक्चर में हमें खाली ये इसके स्टेटमेंट्स ही देखने हैं, ठीक है ना, केल्विन प्लैंक्स एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। ओके, so I hope you clear all these things about the second law of thermodynamics. Okay, so thank you very much.